हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया था। उसकी बेसिक चीजें देखी थी, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। और हमने आई थिंक से एक केस ले भी लिया था लास्ट क्लास में, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ठीक है। उससे पहले हमने रेजोनेंस वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और कहाँ कहाँ शो हो सकता है, ठीक है। तो अगला केस हम स्टार्ट करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन सेकेंड केस था ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से वर्क करता है। मान लेते हैं ये कार्बोकेटाइन बनाता हूं मैं, सी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, CH2 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, ये है मेरे पास, ठीक है। तो देखो पहला केस हमने क्या लिया था, देखो मैं लिखता हूं, पहला केस हमने डबल बॉन्ड का लिया था, मतलब एल्कीन का लिया था। अब मैं क्या ले रहा हूं, कार्बोकेटाइन का, ठीक है। तो पहला केस हमने समझ लिया था, सेकंड केस इसकी बात करते हैं ना, कार्बोकेटाइन की। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कार्बोकेटाइन क्या चाहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएगा, तो कहां से खींच सकता है ये कार्बोकेटाइन। जनरली ये जो बॉन्ड होता है CH बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होता है कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या बनेगा बताओ, मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। तो बताओ स्ट्रक्चर क्या बनेगा मेरा, कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं इस हाइड्रोजन के ऊपर। नीचे क्या बचेगा, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इसके बीच में कोई बॉन्ड बनेगा नहीं, ठीक है। नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, यही तो होता था हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका सेकंड नाम यही था। इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। इसकी और अदर स्ट्रक्चर भी बनती है, जैसे और कौन सी बनेगी बताओ, इधर वाले हाइड्रोजन के साथ हुआ, ऊपर वाले के साथ, तो इधर वाले के साथ भी हो सकता है। तो ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला भी सेम, इधर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड CH2। एक और केस क्या बन सकता है इसका, एक और केस ये बन सकता है CH, नीचे वाले हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसके अब हाइब्रिड की बात करते हैं। हाइब्रिड हम कैसे बनाएंगे, देखो इधर बनाता हूं नीचे हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड में कभी भी, मतलब रेजोनेंस में बोल लो, इसकी में बोल लो, कहीं भी एटम्स का रीअरेंजमेंट नहीं होता, होता है किसका, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बनाता हूं, सपोज कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। इधर CH2। चलो अब बनाते हैं हाइब्रिड। बताओ इस कार्बन के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या कभी सिग्मा बॉन्ड रहा था क्या, बिल्कुल, यहाँ सिग्मा बॉन्ड रहा था, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन एक स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड गायब है। मतलब यहाँ पे कुछ पार्शियली सिग्मा कैरेक्टर आएगा। अगर फुल सिग्मा होता तो यहाँ भी सिग्मा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक जगह सिग्मा बॉन्ड गायब है, तो यहाँ पे मेरा पार्शियल सिग्मा कैरेक्टर आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज, इधर भी पार्शियल सिग्मा कैरेक्टर आएगा, पार्शियल सिग्मा कैरेक्टर आएगा, ठीक है। चलो अगला केस देखते हैं, क्या इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड है या कभी कभी पाई बॉन्ड भी है, चेक करो। यहाँ पे सिग्मा है, ओके, यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई दोनों है, यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई दोनों है, यहाँ भी सिग्मा प्लस पाई दोनों, मतलब सिग्मा तो हमेशा है पर पाई कभी है कभी नहीं है। जैसे यहाँ पे नहीं है, बाकी तीन जगह है, मतलब इसमें पार्शियली पाई कैरेक्टर आएगा, पार्शियली पाई कैरेक्टर आएगा, ठीक है। चलो चार्ज की बात करते हैं, क्या इस कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज रहा था क्या, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, तो मतलब यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, ओके।
इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, पॉजिटिव ही है, ठीक है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा। ये बन गया मेरा हाइब्रिड। तो इस टाइप से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस है मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, ठीक है, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन इज फ्री रेडिकल, ठीक है। इसमें बताओ कैसे बनेगा। एक फ्री रेडिकल स्पीशीज बनाता हूं मैं, कार्बन, इधर इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है और CH2 इधर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ये है मेरे पास। चलो तो बताओ यहाँ पे क्या था, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा होगा। यहाँ पे क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, चेक करो और बताओ क्या ये CH2 पे फ्री रेडिकल, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कैसे है, चलो देख लेते हैं। देखो कार्बन एक बॉन्ड उधर बना रखा है, दो हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास फ्री रेडिकल है। कार्बन क्या चाहेगा हमेशा कि मैं एक बॉन्ड और बना लूं, एक बॉन्ड और बना लूं, मतलब मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, यही चाहेगा कार्बन हमेशा। कार्बन हमेशा यही चाहेगा ना कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, ठीक है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो ऐसे देखेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। मतलब ये फ्री रेडिकल क्या चाहेगा कि मैं बॉन्ड बना लूं, बॉन्ड बना लूं मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचूं। तो किसको खींचेगा बताओ, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है तो अगेन वही केस होगा जो पहले हुआ था, वही केस होगा। लेकिन इसमें बताऊं होगा क्या, इसमें देखो एक चीज होगी और ध्यान से समझे, इसमें उसकी तरह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। जैसे इसमें क्या हो रहा था कि दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस तरफ आ जा रहे थे, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस तरफ आ जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो होगा क्या इस केस में कि ये वाला इधर आएगा, मतलब इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, ये वाला तो वापस हाइड्रोजन के ऊपर चल जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज आएगा, इसको मैं रहने देता हूं, ठीक है। इससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसको मैं छोड़ देता हूं। अब होगा क्या, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ले गया अपने पास, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बचा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बचा है। तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। बॉन्डिंग कर लेंगे तो क्या बनेगा बताओ स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग कर लेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो ऊपर हाइड्रोजन है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, इधर वाला सेम टू सेम, इसमें कोई हमने चेंजेस नहीं किए। अब बताओ ये देखो इधर सिग्मा बॉन्ड तो पहले से था, सिग्मा बॉन्ड पहले से था, इसके पास एक फ्री रेडिकल था, इसके भी पास एक फ्री रेडिकल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चल गया उसके बाद की बात है। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। मतलब कुल मिला के चीज कुछ इसी टाइप की हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन की है इसलिए, ठीक है। चलो एक स्ट्रक्चर ये बन गई, और बताओ क्या बन सकती है, और बताओ जो इस हाइड्रोजन के साथ हुआ वो इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल, ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे वाला हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, नीचे हाइड्रोजन हो एक, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर मेरी पॉसिबल है। अब बात करते हैं इसके हाइब्रिड के बारे में। हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले तो एटम लिख लो ऐसे कैसे, क्योंकि एटम्स का कभी रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, तो एटम्स लिख लो ऐसे कैसे। जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, इधर क्या है CH2 है, क्या CH2। चलो बताओ इस कार्बन के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड है या नहीं है, मतलब चेक करना है इस कार्बन के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहा है, चेक करो। इधर सिग्मा है,
इधर सिग्मा, इधर सिग्मा नहीं है, इधर सिग्मा नहीं है और ऊपर भी सिग्मा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पार्शियली सिग्मा करेक्टर रहा होगा, फुल सिग्मा नहीं है। इधर भी कुछ इसी टाइप का पार्शियल सिग्मा करेक्टर, नीचे भी पार्शियल सिग्मा करेक्टर रहा होगा, ठीक है। इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में क्या हमेशा डबल बॉन्ड रहा है? चेक करो, यहाँ डबल बॉन्ड है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे मेरा सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड नहीं है तो सिग्मा तो फुल है, सिग्मा तो सभी जगह है, लेकिन पाई का कुछ ही करेक्टर आ पाएगा, पाई का पूरा करेक्टर नहीं आ पाएगा, पार्शियल पाई करेक्टर रहेगा, ठीक है। चलो तो बताओ इसमें क्या मैं फ्री रेडिकल इन हाइड्रोजन के ऊपर शो करूंगा या नहीं करूंगा? क्या मैं फ्री रेडिकल इन हाइड्रोजन के ऊपर शो करूंगा या नहीं करूंगा? मैंने रेजोनेंस में आपको बताया अगर इस टाइप की कोई चीज बनती है तो फ्री रेडिकल मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बार बार थोड़ा थोड़ा फ्री रेडिकल शो करूंगा, वो नहीं होगा। इस पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर मैं एक फ्री रेडिकल शो करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे अनदर दो केस थे हाइपर कॉन्जुगेशन के। एक केस और पढ़ते हैं, उसमें हम फिनोल के ऊपर करेंगे। फिनोल है या फिर नहीं, सॉरी टोलुइन, टोलुइन एक और केस बनेगा जहां पे मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा, ठीक है। एक केस और देखते हैं, टोलुइन, ठीक है। मैं इसको 4 नंबर दे रहा हूं केस को। वैसे ये एक एल्कीन टाइप की चीज है, ठीक है, जो एल्कीन आपने पढ़ा था लगभग उसी के जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है तो इसको एक अलग से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हेडिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन टोलुइन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन टोलुइन, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन टोलुइन। सबसे पहले टोलुइन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लें आप। कैपिटल टी लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल टी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ जैसा CH3 और नीचे एक बेंजीन रिंग, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। और देखो बेंजीन और CH3 हो गया, ओके। अब देखो इसमें मेरे को शो करना है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कैसे करूंगा? देखो फिर से बनाता हूं उसके स्ट्रक्चर में। नीचे कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन समझ लो, इधर हाइड्रोजन समझ लो, इधर हाइड्रोजन, और नीचे मेरा बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। चलो तो होता क्या था एल्कीन में, क्या करते थे हम, ये वाला डबल बॉन्ड अपने बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन खींचता था, यही होता था, ऐसे होता था। ये जो डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये अपने बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन नहीं खींचता था, सॉरी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है इनको खींचता था। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे और ये डबल वाला इसके ऊपर बैठ जाएगा, डबल बॉन्ड इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर बताओ, कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन के ऊपर एक, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस बार, तो दोनों हैं तो इस बार क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड नीचे बनेगा, रिंग बनाओ, येलो रिंग बन गया। यहां पे क्या आएगा मेरा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सॉरी और ये भी बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अब देखो ये तो काम हाइपर कॉन्जुगेशन का हो गया। अब मेरा काम किसका बचा है, रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस करा तो इसमें बड़ा इजीली रेजोनेंस हो जाएगा। डबल बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, नीचे नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH, इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज। और इसमें रेजोनेंस कैसा होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये इसके ऊपर बैठेगा, इसके ऊपर बैठेगा तो ये नेगेटिव, ये ऐसे बनेगा, और डबल बॉन्ड C ऊपर H, इधर H और इधर H पॉजिटिव। और इसका फाइनली स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये इधर जाएगा और ये वाला वापस इसके ऊपर चला जाएगा। या फिर इसको ऐसा नहीं बनाते हैं, इसको इतना रहने देते हैं, छोड़ो, ठीक है, इसको इतना रहने देते हैं। तो ये मेरे कुछ
स्ट्रक्चर बनेंगे टोलुइन के हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में। ठीक है, चलो तो इसके आगे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड? हाइपर कॉन्जुगेशन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करता है, कभी भी देख लो। हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप की एक चीज है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आप चाहे देख सकते हैं यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस रिंग को डोनेट ही हुए हैं। ठीक है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। ओके, चलो तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो नोट बना के आप देख सकते हैं। नोट, सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ alkene, stability of alkene proportional to number of hyper conjugating structure, कि जितनी ज्यादा मेरी हाइपर कंजुगेशन वाली स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतना ज्यादा मेरा एल्कीन स्टेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगी उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जितने ज्यादा मूव करेंगे तो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सेकंड देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये भी क्या होगा? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी सिमिलर टाइप चीज बनेगी। थर्ड बताओ स्टेबिलिटी ऑफ किसका? फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मैं देख सकता हूं फोर्थ पॉइंट क्या, देखो इसमें याद रखना, बहुत स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन कब कब शो होगा? डबल बॉन्ड में, पॉजिटिव चार्ज में, एक फ्री रेडिकल में। ये तीन ही केस ऐसे हैं, क्योंकि ये तीनों जो है ना, ये चाहते हैं मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं कहीं से, ये चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लूं, लेकिन जो मेरा नेगेटिव चार्ज है, बहुत लोग इसमें भी लगा देते हैं नेगेटिव चार्ज में हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं चाहेगा मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लूं। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन तो कॉन्सेप्ट ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा इन तीनों केस में दिखेगा, नेगेटिव चार्ज में कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट बना के क्या लिखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, और इसमें मैं और कुछ पॉइंट बताना चाहूं तो आपको इफेक्टिविटी ऑर्डर हम देख सकते हैं। इफेक्टिविटी ऑर्डर कैसे? देखो, जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कभी भी स्टेबिलिटी की बात करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मुझे देखना है रेजोनेंस, या फिर इफेक्टिविटी करके लिखूंगा, सीधा लिखते हैं रेजोनेंस। उससे कम आएगा मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे पीछे आएगा मेरा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कभी भी मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूंगा, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है तो मैं हमेशा रेजोनेंस को प्रायोरिटी दूंगा, फिर चेक करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर चेक करूंगा किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को। एक और पॉइंट लिख सकता हूं मैं, हमेशा CH बॉन्ड का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है CD बॉन्ड से। CH आप समझ पा रहे हो, वैसे भी मैं जो लिख रहा हूं कि CH बॉन्ड का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट CD बॉन्ड से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो CH बॉन्ड होता है मेरा, CH बॉन्ड होता है वो वीक होता है कंपेयर टू CD बॉन्ड के। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग।
ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर ये बॉन्ड वीक होगा, अगर ये बॉन्ड वीक होगा, CH बॉन्ड वीक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली नीचे आ जाएंगे, इजीली ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, CH वाला, मतलब अगर उसकी जगह CD होता तो वो ज्यादा, मतलब ज्यादा ताकतवर होता, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, तो वहां पे CD बॉन्ड को ब्रेक करना टफ है कंपेयर टू CH बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। अब देखते हैं कुछ कुछ चीजें। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है और कैसे हम चेक करते हैं। तो लिखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इस चीज का यूज आएगा भी। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हम किसको बोलेंगे। देखो मान लेते हैं मेरे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, इधर CH2 है, इधर CH2 है, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 हाइड्रोजन है। नीचे वाले पे भी एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन में किसको बोलूंगा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन। ठीक है, मतलब सपोज ये कार्बन, इसके बगल में जो कार्बन है, इसके बगल में sp3 कार्बन, सॉरी, इसके बगल में जो sp3 कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिड है। ओके, तो इसके बगल में जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, उन्हीं को मैं क्या बोलूंगा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके बगल में तो ये वाला कार्बन भी है, इसके बगल में ये वाला कार्बन भी है, तो बिल्कुल 3 अल्फा हाइड्रोजन ये होंगे। इसके बगल वाला sp3, तो ये sp3 है, तो इसके बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन ये होंगे। तो टोटल इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए हैं, ये वाले हाइड्रोजन काउंट नहीं होंगे, ये वाले हाइड्रोजन काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये sp3 भी नहीं है और बनेगा नहीं ना। यहाँ पे तो देखो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैं इस कार्बन को पकड़ता, इसके बगल वाला के sp3 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो इसके अंदर कितने होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और बताओ, और मैं इसको शो कर सकती हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन देखो 3 केस में शो होता है, एल्कीन में शो होता है, कार्बोकेटाइन में शो होता है। मान लेते हैं मेरे पास ये कोई एक चीज है, CH2 है, पॉजिटिव है, और सपोज इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और नीचे एक हाइड्रोजन है। इसमें मैं कैसे चेक करूंगा, कार्बोकेटाइन वाले कार्बन, कार्बोकेटाइन वाले कार्बन के बगल में जितने sp3 कार्बन है, उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, वही मेरे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसके बगल में कितने कार्बन है, एक, sp3 होना चाहिए, हमेशा याद रखो। इसके बगल वाला sp3 कार्बन, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, वही मेरे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसमें, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, फोर्थ केस ले लेता हूं, मतलब थर्ड केस, फ्री रेडिकल का, कार्बन इसके ऊपर फ्री रेडिकल, इधर H2। ठीक है, मान लेते हैं इस बार ये, तो बताओ ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन, इसके बगल में sp3 कार्बन ये है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन ये मान लो, एक ये मान लो, इसके ऊपर खाली 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये मेरा CH3 कनेक्टेड है, तो वो हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसके अंदर कितने अल्फा हो जाएंगे, 2 अल्फा H। आगे बात समझ में, अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लो डबल बॉन्ड वाला है, तो इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। ओके, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बगल में जो sp3 कार्बन है, उस पे कितने हाइड्रोजन है, और नीचे वाला ये जो है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के बगल वाला जो sp3 कार्बन है, उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, तो वो मेरे होंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता कैसे। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता कैसे है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, ये खत्म होने के बाद में आप नीचे पॉइंट बना के लिख लेना कि स्टेबिलिटी ऑफ किसकी, एल्कीन की, है ना,
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मेरे पास में अलग अलग टाइप की एल्कीन है, जैसे ये है एक एल्कीन। बताइए यहाँ पे इनमें एल्कीन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर क्या होगा। उधर से आप देख के बता सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब आप सीधा सा ये समझ लो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा। क्योंकि ऐसे तो कर रहे थे पहले, मान लो मेरे पास एक बेंजीन था, ठीक है, इसके ऊपर CH2 था या फिर CH3 था ना, CH3 बनाता हूं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो रहा था, पहले एक बॉन्ड गायब हो रहा था, नीचे आ रहा था, फिर मान लो ये वाला बॉन्ड गायब हो रहा था, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, फिर मान लो ये वाला बॉन्ड गायब हो रहा था, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था। मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो उसमें हाइपर, पहले सबसे पहले देखो आप अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देख लिया आपने। चलो देखो मैं देखता हूँ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ये देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ओके, इसके बगल में sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर होंगे। मैं स्मॉल लिख देता हूँ हाइड्रोजन को, तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास होंगे। क्या तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। ये भी तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही है, तो इसके बगल वाले भी हाइड्रोजन काउंट होंगे, इसका बगल वाला हाइड्रोजन भी काउंट होगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे इसके पास? 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हुए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कैलकुलेट करो, तीन इसके पास, तीन इसके पास, तीन इसके पास, ठीक है। यहां भी एक हाइड्रोजन है लेकिन ये काउंट नहीं होगा, इसके बगल में होना चाहिए sp3 कार्बन, उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन है वो सारे होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने होंगे? 3, सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या, इधर 12 होगा, इन सबको कौन 3, 6, 9, 12, ओके। इधर को कितना होगा? 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कितना होगा बताओ? 3, 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना होगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना होगा? 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बगल में क्या होना चाहिए था? sp3 कार्बन, और उस कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? मेरे अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल पहले वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला, फिर वाला। हाँ ये बात समझ में, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अगर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो सबसे ज्यादा इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनेगी। ऑब्वियसली बात है, जितने ज्यादा है उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप से मैं देखता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सेकेंड में देखता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसमें देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें भी मैं सेम टाइप की चीज बनाता हूं। मान लो मेरे पास ये कार्बन है, इसके ऊपर कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और मान लो मेरे पास CH है और ये कार्बोकेटाइन है, एक मेरे पास CH2 है और ये मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है। इनमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जल्दी देखें और आंसर दें। हो गया आंसर? चलो तो बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके पास? अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करते थे कार्बोकेटाइन में? कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है उतने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इसके बगल वाला कार्बन ये वाला, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, 3, इसके ऊपर 1, 2, 3, इसके ऊपर भी 1, 2, 3, क्योंकि तीनों sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो तीनों काउंट होंगे। तो कितने होंगे मेरे पास? 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने होंगे? इसके पास ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक और केस बना लो अगर बनाना चाहो तो आप, कि कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, CH3
पॉजिटिव, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल मेरा ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 है, इसके पास 3 है, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। चलो फ्री रेडिकल बनाता हूं मैं अलग अलग टाइप के, आपको स्टेबिलिटी बतानी है उनकी। फ्री रेडिकल मतलब मान लो ये एक फ्री रेडिकल है, एक ये वाला फ्री रेडिकल है, एक ये वाला फ्री रेडिकल है, और एक ये फ्री रेडिकल है। इसमें आप बताएं कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा। आंसर दीजिए, कैलकुलेट करो किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है। हो गया, चलो बताओ पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसमें दिख रहा है भाई 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। sp3 कार्बन होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। जो मेरा फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, जैसे कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है, जैसे डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके बगल में हमेशा sp3 कार्बन होना चाहिए, और उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन है वो सारे अल्फा हाइड्रोजन। आई होप अब आप नहीं भूलेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो कितने हुए, 12 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने होंगे बताओ, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने होंगे, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला सबसे ज्यादा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए तो और हम देख सकते हैं, सपोज एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर, उसमें भी आपको स्टेबिलिटी बतानी है, उसमें भी आपको स्टेबिलिटी बतानी है। मेरे पास स्ट्रक्चर है, वो आप देखें अच्छे से। यहाँ पे CH3 CH2 CH3, ठीक है। CH3H CH3 और एक है मेरे पास CH3 CH3 CH3, ये चीजें है मेरे पास, 3-4 चीजें, ठीक है। आपको बताना है इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो देखें और आंसर दें। इनमें मुझे बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा। तो देखें और आंसर दें। हो गया, चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आपको देखने से लग सकता है एक बार के लिए क्या, कि यहाँ पे मेरा CH3 जो होता है हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो CH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और बिल्कुल सही बात है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो आपको क्या लग सकता है कि भाई यहाँ पे तो देखो 3 CH3 कनेक्टेड है, तो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होगा, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। वहां पे 3 CH3 कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 ही कनेक्टेड है, उधर 1 कनेक्टेड है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल वो होगा, फिर ये होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये इफेक्ट कौन सा है CH3 का, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है मेरा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को मैं हमेशा बाद में देखूंगा, पहले किसको देखूंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन को। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी पहले किसको देखूंगा,
रेजोनेंस को। क्या रेजोनेंस सब में सेम है क्या? बाहर तो रेजोनेंस है नहीं, रिंग के बाहर रेजोनेंस नहीं है, खाली रिंग के अंदर ही रेजोनेंस है। जितना इसमें है उतना इसमें भी है, इसमें उतना इसमें भी है, उतना इसमें उतना इसमें भी है, ठीक है। मतलब रेजोनेंस तो सब में बराबर है। ओके, अब बात करते हैं किसकी? हाइपर कॉन्जुगेशन की। इसके पास कितने अल्फा एच है? डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन मींस इसके पास हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं? ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैं रेजोनेंस चेक करूंगा। अगर रेजोनेंस के बेस पे आंसर आ जा रहा है तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं चेक करूंगा, रेजोनेंस पे फाइनल आंसर निकाल दूंगा। लेकिन रेजोनेंस तो समय बराबर है, तो उसके बाद मैं चेक क्या करूंगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं चीजों को? बिल्कुल कर पा रहा हूं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग है तो मैं रेजोनेंस के सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे आंसर दे सकता हूं। सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होना चाहिए, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। इंडक्टिव इफेक्ट की तो बात ही नहीं आएगी ना। जब मान लो मेरे पास 2 सिमिलर अल्फा हाइड्रोजन हो जाए तब बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। तो ये आप नोट करें, ठीक है। चलो एक लास्ट चीज और हम देख लेते हैं, बेयर एंगल स्ट्रेन। एक लास्ट चीज हम देखते हैं, एप्लीकेशन आएंगे। अब जब जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हमने इफेक्ट 3 पढ़ लिए, कौन कौन से? सबसे पहला वाला इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, फिर रेजोनेंस पढ़ा था, उसके बाद में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आएगी इनकी अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ओके। सबसे पहला मैं देखता हूं बेयर्स एंगल। बेयर्स एंगल स्ट्रेन इसको बोलते हैं, आई थिंक से बेयर्स BAEY आएगा, इसको स्पेलिंग ठीक करें। बेयर्स एंगल या फिर इसको बोलते हैं हम रिंग स्ट्रेन। बेयर्स एंगल स्ट्रेन या फिर इसको हम बोलेंगे रिंग स्ट्रेन। ये चीज क्या होती है इसको अच्छे से समझें। मान लेते हैं मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसे मैं बनाता हूं। ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये कुछ स्ट्रक्चर है मेरे पास, ठीक है। चलिए तो बताइए, इसमें अगर मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट करने का ट्राई करता हूं तो ये एंगल कितना आएगा? इक्विलेटरल एंगल है, कितना आना चाहिए? 60 डिग्री, ओके। इसके अंदर ये वाला एंगल मेरा कितना आना चाहिए? 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। इसके अंदर आपको देखने से लग सकता है कि ये वाला 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली बनाता हूं मैं कुछ इक्वल है, मतलब आप ये समझें जितने भी एंगल है ना ये सारे के सारे इक्वल एंगल है। तो ये एंगल कितना आएगा? अप्रोक्स ये आता है 108 डिग्री। ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी पहले, आपकी लोअर क्लासेस में आपने ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली बात पढ़ी होगी, ठीक है। तो उनमें इन सब स्ट्रक्चर्स के एंगल, इंटरनल जो एंगल है, ये सब आपको कैलकुलेट करने बताएंगे। को नहीं आता है तो वहां जाके आप रिवाइज करें, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। चलो ठीक है, इतना बात हमने कर लिया। मान लेते हैं मेरे पास एक कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिड है, ठीक है। ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बना रखा है? ये 4 बॉन्ड। तो कौन सा होगा? sp3।
मतलब कोई भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए फॉर sp3 कार्बन, आइडियल केस की बात है, आइडियल केस की बात, कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। किसके लिए ये सारी कंडीशन किसके लिए होनी चाहिए, फॉर नो एंगल स्ट्रेन, कि जब कोई स्ट्रेन ना हो, जब मेरा जीरो स्ट्रेन प्रेजेंट हो, कुछ भी स्ट्रेन ना हो, तब मेरी एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहां तो भाई देखो ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है, दिख रहा है, दो हाइड्रोजन भी कनेक्टेड, में शो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट इसके पास, तो इसका हाइब्रिड क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 तो एंगल कितना आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आ कितना रहा है 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे कुछ स्ट्रेन प्रेजेंट है। ओके, मान लेते हैं कि एक्चुअल एंगल आना चाहिए था इतना, ये जो ग्रीन वाला है ये है सपोज मेरा 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन आ कितना रहा है एक्चुअल में 60 डिग्री, मतलब कुछ स्ट्रेन प्रेजेंट, कुछ स्ट्रेन प्रेजेंट, स्ट्रेन प्रेजेंट, तो स्ट्रेन में कैसे कैलकुलेट करूंगा बताओ, एंगल स्ट्रेन थीटा, ये एंगल स्ट्रेन लेते हैं, इसको सीधा थीटा कितना आएगा बताओ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस कितना आना चाहिए 60 डिग्री, ये कितना आएगा, ये आएगा अप्रोक्स 49 डिग्री 28 मिनट, कितनी वैल्यू इसकी आती है, मतलब इतना स्ट्रेन प्रेजेंट है इस एंगल के ऊपर। ओके, इसकी बात करते हैं भाई, इसमें बताओ कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस कितना कर दूंगा 90 डिग्री, 90 माइनस करूंगा तो ये आंसर आएगा मेरे पास 19 नहीं आएगा ना, 19.19 डिग्री 28 मिनट। ओके, इसमें बताओ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री, आंसर कितना आएगा 1 डिग्री 28 मिनट, ये आंसर आएगा मेरे पास। ठीक है, इतना स्ट्रेन इसमें होना चाहिए। इसमें बताओ कितना होना चाहिए, क्या स्ट्रेन की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी, बिल्कुल स्ट्रेन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, बस स्ट्रेन कम ज्यादा हो सकता है, जैसे ही आप बोलते हैं ना कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, अपोजिट नेगेटिव, अपोजिट या फॉरवर्ड बैकवर्ड हो सकती है, उसी टाइप से यहाँ पे स्ट्रेन कभी नेगेटिव होगा ही नहीं ना, वो तो स्ट्रेन का एक वैल्यू है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 120 माइनस 109 डिग्री 28 मिनट, तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 11 डिग्री 28 मिनट। ओके, तो ये मैंने कुछ स्ट्रेन की वैल्यू निकाली है अलग अलग टाइप की रिंग्स के लिए। ओके, तो बताओ ऑर्डर क्या आना चाहिए स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर स्टेबिलिटी का ऑर्डर जिसमें सबसे कम स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा आगे आना चाहिए, जिसमें सबसे कम स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा आगे आना चाहिए। सबसे कम तो मुझे यही दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है कि आप लोगों को भी, क्योंकि सबसे कम वैल्यू है ना स्ट्रेन की यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी आनी चाहिए 5 मेंबर रिंग की। ठीक है, उससे ज्यादा किसकी आनी चाहिए 6 मेंबर रिंग की, देखते जाओ आगे आगे है ना, 6 मेंबर रिंग की। उससे आगे किसकी आनी चाहिए आंसर दो, उससे आगे किसकी आनी चाहिए 4 मेंबर रिंग की, उससे आगे किसकी आनी चाहिए 3 मेंबर रिंग की, ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या है एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑर्डर मेरा ये है कि पहले 5 मेंबर आना चाहिए, फिर 6 मेंबर, फिर 4, फिर 2। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, ये जो 6 मेंबर आपको प्लेनर रिंग दिख रही है ना, ये बाकी सबको छोड़ो, उनका हमको लेने देना नहीं है, ये जो आपको प्लेनर दिख रही है ये एक्चुअल में प्लेनर होती नहीं है, इसका एक्चुअल शेप होता है चेयर कंफर्मेशन। ठीक है, चेयर शेप बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से, चेयर के जैसी होती है, अपने आप को बेंड कर लेती है ये। ठीक है, अपने आप को बेंड कर लेती है, और ये अपना एंगल कितना बना लेती है 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब ये जितना स्टेबल हो सकती है उतना मैक्सिमम स्टेबल है। तो ये मेरा रियल ऑर्डर होगा, कौन सा वाला होगा रियल ऑर्डर, रियल
स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? 6 मेंबर, क्योंकि इसमें एक्चुअल एंगल जितना मुझे चाहिए था 109 डिग्री चाहिए था उतना ही इसने बना लिया है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होनी चाहिए। उससे कम क्या होगी? 5 मेंबर, फिर क्या होगी? 4 मेंबर, फिर क्या होगी? 3 मेंबर। बाकी जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वही होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा लोचा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि मुझे एंगल की वैल्यू किस टाइप से निकालनी है, आप बस याद रखें। इसमें तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं सीधा कि 6 मेंबर, फिर 5, फिर 4, फिर 3, ये हमको जानने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि एंगल स्ट्रेन होता क्या है, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? एंगल स्ट्रेन या फिर बेयर एंगल स्ट्रेन, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।